नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल ने उनके पार्लियामेंट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उन्होंने एडमिट किया है कि 1816 1816 की हिस्टोरिक सुगौली ट्रीटी, जो कि नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के साथ हुआ था, और 1950 की जो पीस ट्रीटी नेपाल और भारत, जो स्वतंत्र भारत के साथ हुआ था, उसके जो साइंड ओरिजिनल कॉपीज नेपाल के सरकार के पास है ही नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, नारायण हित्ती पैलेस, फॉरेन मिनिस्ट्री, सब जगह उन्होंने ढूंढ लिया है, पर ऑफिशियल साइंड डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। काठमांडू के पार्लियामेंट में जब नेपाली कांग्रेस के जो एमपी निष्कल राय ने सवाल पूछा, तो उनके जो विदेश मंत्री शिशिर खनल, उन्होंने साफ मना कर दिया है। जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर नेपाल भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो डॉक्यूमेंट ही उनके आर्काइव से गायब है। अब सोचिए दोस्तों, जिस दस्तावेज के दम पर काठमांडू इंटरनेशनल बाउंड्री डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा था, वही दस्तावेज अब हवाई बातों में बदल चुका है। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा गेम चेंजर एंगल यह है कि काठमांडू ने इस मिसिंग ट्रीटी के मुद्दे को अभी ही क्यों उछाला। उसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि भारत ने लिपुलेख पास ट्रेड रूट और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फुल्ली एक्टिव करने का एग्रीमेंट फाइनल कर लिया है। नेपाल ने सोचा था कि लिपुलेख और काला पानी पर आर्टिफिशियल क्लेम ठोक कर वो नई दिल्ली और बेजिंग दोनों पर अभी डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा। लेकिन रियलिटी क्या निकला? चाइना ने काठमांडू के जो ऑब्जेक्शन को सीधे साइडलाइन कर दिया। बीजिंग ने नेपाल को साफ बोल दिया कि यह भारत और नेपाल का बायलैटरल मैटर है, इसमें हमें बीच में मत लाओ, ये उन्होंने सीधे तौर पे बता दिया। जब काठमांडू के पॉलिटिशियंस ने पार्लियामेंट में हंगामा मचाया, तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने एक ही सेंटेंस में पूरी बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि लिपुलेख पास के जरिए यात्रा, जो मानसरोवर यात्रा की या ट्रेड भी बोल सकते हो, 1954 से चल रही है। भारत का स्टांस कोट अनकोट क्रिस्टल क्लियर है। अनरिजॉल्व्ड जो इश्यूज पर हमारे एस्टैब्लिश्ड बायलैटरल मैकेनिज्म्स हैं और हम वहां लीगल फैक्ट्स पर बात करने के तैयार है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर कर दी। बिल्कुल कोई जो है घबराहट नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ये बिल्कुल प्योर जो है डिप्लोमेटिक डोमिनेंस है। अब आइए उस जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री पर। साल 1814 1814 से 1816 1816 के बीच हुआ क्या था? एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था। तब वह गोरखा शासन हुआ करता था, तो गोरखा राजा और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक जो है घमासान युद्ध हुआ था। तब गोरखा राजाओं और अंग्रेजों का एक बड़ा ही जो है एकदम एक टाइट कॉन्टेस्ट हुआ था उस जंग के, मतलब उस युद्ध के दौरान। तो फिर क्या हुआ? फिर 1816 में ये सुगौली ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के अंडर नेपाल को जो अपने जो 1/3 टेरिटरी उनको सरेंडर करना पड़ा, जिसमें आज का आप बोल सकते हो गढ़वाल, कुमाऊं और सिक्किम ये शामिल थे। और उसी ट्रीटी के आर्टिकल 5 में लिखा गया कि महाकाली रिवर, जो महाकाली नदी, भारत और नेपाल की वेस्टर्न बॉर्डर होगी। तो हिमालयस के जो अपर रीचेस में जो रिवर का ओरिजिन पॉइंट को लेकर वहां से मल्टीपल स्ट्रीम्स, जो नदियों के धारे वो निकलती हैं, जैसे कि कुट्ठी, यागती, काला पानी स्ट्रीम और फिर लिपुलेख पास। तो 1816 के ओरिजिनल ब्रिटिश सर्वेज और बाद में जो 1827 और 1856 के जो सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स ने क्लियर दिखाया कि काला पानी टेरिटरी और लिपुलेख पास कुमाऊं, तब तो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उसके अधीन है, उसके पार्ट है। फिर 1865 में जो ब्रिटिश इंडिया के ने एक वाटरशेड जो बाउंड्री मार्क उन्होंने की, और कालापानी स्ट्रीम का जो ईस्ट पूर्वी भाग को ब्रिटिश टेरिटरी मेंटेन किया। तो वो तब के जमाने से है। तो तब से लेकर आज तक लिपुलेख पास भारत का एक अभिन्न जो आप बोल सकते हो भौगोलिक और एक ट्राई जंक्शन पॉइंट
रहा है। ट्राई जंक्शन पॉइंट क्यों बोला जाता है? कि मैंने वो इलाका है, भारत, नेपाल और चीन के बीच का वो इलाका पड़ता है। तो अब सवाल यह है कि भारत के पास इस टेरिटोरी का क्या प्रमाण है या प्रूफ है? नेपाल के पास तो ओरिजिनल ट्रीटी तक नहीं है, पर भारत के पास 150 साल पुराना एकदम सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूफ है। पहला प्रूफ क्या है दोस्तों? पहला प्रूफ है आपका मालगुजारी, हम बोलते हैं ना लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो पिथौरागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के 19वीं सदी 19th सेंचुरी की जो रेवेन्यू के बुक्स, अगर वो ही हमारा प्रूफ है कि कालापानी और लिपुलेक जो वैली के जितने भी गांव हैं, उदाहरण स्वरूप गुंजी, गर्ब्यांग, नाबी और कुटी, वहां के जो इन गांव के लोग ब्रिटिश इंडिया और उसके बाद स्वतंत्र भारत के जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस वो भरते थे, पे करते थे। तो ये है पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण है हमारा जो सेंसस और उसके बाद जो हमारा जो इलेक्टोरल सूची, इलेक्टोरल पोल रोल्स जो होते हैं। तो 1951 में भारत का पहला जनरल इलेक्शन से लेकर आज तक उन्हीं गांव के जो नागरिक या जो बासिंदे भारत इंडियन वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं, भारत के जो इलेक्टोरल रोल पे उनका नाम रजिस्टर्ड है और भारत के इलेक्शंस में वो वोट डालते आए हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा। फिर तीसरा है मिलिट्री और सिक्योरिटी कंट्रोल। देखिए 1962 में भारत चीन के बीच जो युद्ध के दौरान से ही वहां आपका ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इंडियन आर्मी की सिक्योरिटी पोस्ट काला पानी में एक्टिव है। ये 70 साल से भारत वहां आपके सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और सेंसस जो है वो कंडक्ट कर रहा है। उस वक्त वो 70 साल में काठमांडू तब क्यों चुप बैठा था? देखिए, पर जब 2020 में उनके यहां जो इंटरनल पॉलिटिक्स में प्रेशर बढ़ा, तब उन्होंने क्या किया? रातों रात एक नया पॉलिटिकल मैप उन्होंने एमेंड कर दिया। तो फिर नेपाल के जो पॉलिटिशियंस बार बार बॉर्डर डिस्प्यूट के कार्ड वो क्यों उठाते हैं? इसका एक ही जबरदस्त जवाब है दोस्तों, काठमांडू टेस्टेड डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी। ये क्या है? जब भी नेपाल में पॉलिटिकल कोalition की सरकार गिरने लगती है, तब जो प्रधानमंत्री होते हैं कुर्सी में, उनको जब लगता है कि खतरा है उनकी कुर्सी को, या महंगाई बढ़ती है या और कोई राजनीतिक जो है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो वहां के जो लोकल नेता, जो पॉलिटिशियंस, एंटी इंडिया नैरेटिव को वो जनता के सामने वो एक फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ना जनता का जो सेंटिमेंट्स को वो डाइवर्ट कर सके। देखिए उदाहरण स्वरूप 2020 में केपी शर्मा ओली की सरकार थी और उस वक्त क्या था? उनकी सरकार जो खतरे में थी, गिरने वाली थी। तो उन्होंने तब क्या किया? लिपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेक को एक नए मैप में डालकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवा दिया था। याद है ना आप लोग, सब लोगों को? देखिए ये ओली, उनको सब पता था कि ओरिजिनल ट्रीटी गायब है, लेकिन वो उनकी जनता को गोली दे रहे थे। नेपाल की जनता को बिल्कुल वो बेवकूफ बना रहे थे और भारत के खिलाफ भड़का रहे थे। ये अभी तो प्रमाण है ना। और आग में जो घी ढालने का काम वो कौन कर रहा था? वो चाइना कर रहा था। चाइना को भी पता था कि ट्रीटी के डॉक्यूमेंट नेपाल सरकार के पास नहीं थे। आप पूछोगे कैसे? अरे ये ओली, जो केपी शर्मा ओली, वो कम्युनिस्ट है, वो उन्हीं का जो है एकदम पूरा पालतू टाइप थे वो प्रधानमंत्री। तो उन्होंने बताया था। ये तो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्यों मैं बताऊंगा? इसीलिए क्योंकि ना चाइना ने खुद लिपुलेक पास से ट्रेड और कैलाश मानसरोवर के लिए भारत के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और काठमांडू की फॉरेन पॉलिसी अभी उन्होंने कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया है। देखिए आप बलेंद्र शाह की सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनसे पहले जितने कम्युनिस्ट सरकारें आए हैं वो सब नेपाल की जनता को भारत के खिलाफ भड़का रहे थे। बलेंद्र शाह की सरकार ने सिर्फ सच्चाई सामने लाकर कम्युनिस्ट नेताओं का मुखौटा अभी खोल दिया है। इसीलिए
पार्लियामेंट में जो नेपाली कांग्रेस के निष्कल राय के सवाल पर उनके विदेश मंत्री शिशिर खनाल को खड़ा होकर कहना पड़ा कि हमारे पास तो 1816 की ओरिजिनल सुगौली ट्रीटी और 1950 की पीस ट्रीटी की साइड कॉपी ही नहीं मिल रही है। देखिए, नई दिल्ली इस गंदी पॉलिटिकल गेम को जो नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी खेल रहे थे बहुत अच्छी तरह वो समझते हैं। भारत का स्टांस हमेशा से क्रिस्टल क्लियर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर जीरो कॉम्प्रोमाइज। लिपुलेख और काला पानी भारत के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। नेपाल के ऑपोजिशन पार्टीज के पॉलिटिशियंस खुद की गलती छुपाने के लिए ही अब शोर मचा रहे हैं, लेकिन नेपाल के जो आम नागरिक के साथ भारत ने अपने रिलेशनशिप को हमेशा प्रायोरिटी पर रखा है। भारत ने क्या किया है? देखिए, एक तरफ काठमांडू की जो मीडिया और ऑपोजिशन लीडर्स मिसिंग ट्रीटी पर चीख रहे थे, और दूसरी तरफ भारत ने, मैं अभी की बात कर रहा हूं, नेपाल के ग्राउंड डेवलपमेंट के लिए 800 मिलियन नेपाली रुपीस, करीबन 80 करोड़ से ज्यादा के नए हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी साइन कर दिए। इसमें हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल हब्स और कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स शामिल हैं। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर और शार्प है दोस्तों। काठमांडू के नेता टीवी पर इमोशनल स्पीच देकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर नेपाल की स्टेबिलिटी, ट्रेड, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक भारत के सपोर्ट पर ही चलेगा। आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या नेपाल के पॉलिटिशियंस को सस्ती एंटी इंडिया पॉलिटिक्स छोड़कर भारत के साथ रियलिस्टिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।